कितने दिन बचे हैं? 2 महीने। पहले नंबर पे पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर प्रोनाउंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1, चौथे में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जहां तक डेमो क्लासेस में पढ़ाया गया था उसके बाद फिर मेन क्लासेस में पहले नंबर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर आर्टिकल्स, फिर पॉसेसिव फ्रेजेस, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, फिर इंट्रोडक्टरी देयर और लास्ट में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ये 10 चीजें यानी 10 चैप्टर्स आपने टोटल पढ़े। तो अब इन पर एक एक करके बारी बारी से इनका खुलासा देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपने ये पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस हो उसके 3 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में कोई बात बताई जाए। माइक ऑफ कर लें आप लोग। जुमले में जिसके भी बारे में कोई बात बताई जाए उसे सब्जेक्ट कहेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाए वो ऑब्जेक्ट है। और तीसरी चीज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान रब्त पैदा करने वाला फेल, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं। और जुमला जब आप बनाएंगे तो पहले नंबर पे आप सब्जेक्ट रखेंगे, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उर्दू के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लास्ट में होता है और इंग्लिश में लास्ट में नहीं बल्कि दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट के बाद होता है और तीसरे पर ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपने फिर दूसरे चैप्टर में प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा और प्रोनाउंस में आपने ये पढ़ा कि 7 प्रोनाउंस होती हैं इंग्लिश में, 7 ज़मीरें होती हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इसमें से सबकी मीनिंग लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं कि आई मैं के लिए, वी हम के लिए, यू आपके लिए और ही, शी, इट किसके लिए है? ये थर्ड पर्सन के लिए जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन तीनों में फर्क है। वो फर्क ये है कि ही जो होगा वो सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए होगा और शी किसके लिए होगा? सिंगुलर फेमिनिन के लिए होगा। और इट किसके लिए होगा? सिंगुलर न्यूटर और एनिमल्स के लिए होगा, अगर ये सिंगुलर है तब, न्यूटर जेंडर और एनिमल्स के लिए। और अगर यही चीजें प्लूरल हैं तो उनके लिए दे होगा। अब दे में फर्क नहीं है, ये मैस्कुलिन के लिए भी है, फेमिनिन के लिए भी है और न्यूटर के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, सबके लिए दे इस्तेमाल होगा अगर प्लूरल है तो ये 7 प्रोनाउंस हैं। फिर और ये इनकी सब्जेक्टिव केस है, यानी जब ये सब्जेक्ट बनते हैं तो इस शक्ल में आते हैं। लेकिन जब इनकी तरफ किसी चीज की इजाफत होती है, यानी ये पॉसेसिव जब इस्तेमाल होते हैं, यानी ये बताया जाए कि ये चीज इनकी है, तो वहां पर इनका पॉसेसिव केस इस्तेमाल होगा, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। और जब ये ऑब्जेक्ट बनेंगे, जैसे जब आप वर्ब वाले सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें जब ऑब्जेक्ट बनेंगे प्रोनाउंस तो उसमें ये इस्तेमाल होंगे, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। इसको याद करने के लिए हमने कहा था, इसको आप सबने याद किया ही है ना? सबको याद है? कोई ऐसा भी है जिसको न याद हो अभी? ये आई, माई, मी, वी, आर, अस वाला, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, नहीं होगा कोई ऐसा, क्योंकि हमने बार बार कहा है इसको याद करने के लिए। और उसके बाद में आपने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपने ये पढ़ा कि अगर नहीं आपको लाना है सेंटेंस में तो उसके लिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे, है ना? बाद में फिर आपने पढ़ा था कि नहीं के लिए नो भी आता है, लेकिन वो नो जो होता है जब सेंटेंस के बीच में आता है तो वो उसकी मीनिंग होती है कोई नहीं, है ना? वो उसकी अलग मीनिंग होती है, कोई नहीं या जरा भी नहीं। लेकिन नॉर्मल नहीं आपको अगर बोलना है तो सेंटेंस के अंदर आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट की जगह क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आएगा। अब वो हेल्पिंग वर्ब चाहे जो हो, जैसे यहाँ पर इज नॉट है, वाज नॉट, वर नॉट, एम नॉट हो सकता है। तो इनके शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल होते हैं, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। इज नॉट का इजंट, आर नॉट का अरंट, वाज नॉट का वजंट और वर नॉट का वरंट। फिर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा, यानी सवालिया जुमले। तो सवालिया जुमले, इनको ट्रांसलेट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये किस टाइप के हैं, क्योंकि सवालिया जुमले 2 तरह के होते हैं। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप, क्योंकि दोनों में फर्क होता है। क्योंकि फर्स्ट टाइप में जो क्या आता है उसके लिए कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, क्या के लिए कोई वाट वगैरह नहीं आता। लेकिन जो सेकंड टाइप में क्या आता है उसके लिए वाट आता है। तो दोनों का फर्क समझना जरूरी है। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है कि पहली किस्म के सवालिया जुमले हमेशा क्या से शुरू होते हैं, यानी इनका पहला लफ्ज क्या होता है। क्या से शुरू होने का मतलब यह है कि इनका पहला लफ्ज क्या होता है और इनका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। जैसे क्या तुम खुश हो, क्या क्या तुम खुश नहीं हो, तो ये क्या से शुरू हो रहे हैं ना, तो ये पहली किस्म के हो गए। तो इनको बनाने के लिए आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है। ठीक है, इतना करेंगे तो वो सवालिया हो जाएगा। जैसे क्या तुम खुश हो के लिए होगा आर यू हैप्पी। और अगर नेगेटिव भी है साथ में तो 2 तरीके से आप कह सकते हैं। जैसे क्या तुम खुश नहीं हो तो आर यू नॉट हैप्पी, आरंट यू हैप्पी। यानी इसके लिए आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है
और ये जो क्या आ रहा है इस क्या के लिए कोई वर्ड नहीं होगा। ये फर्स्ट टाइप की बात हो गई। सेकंड टाइप में क्या है कि दूसरी किस्म के सवालिया जुमले क्या से नहीं शुरू होते हैं, यानी क्या से नहीं आते हैं। अलबत्ता इन जुमलों के दरमियान में क्या हो सकता है, यानी ये तो हो सकता है कि दरमियान में क्या आया हो, जैसे आपका नाम क्या है, आपका प्लान क्या है, तो दरमियान में क्या आएगा, तो क्या दरमियान में अगर है तो वो सेकंड टाइप है। और इन सवालों का जवाब हाँ या नहीं में देना मुमकिन नहीं होता। तो इसको बनाने के लिए आपको क्वेश्चन वर्ड लाना होता है, यानी जो भी सवालिया लफ्ज है, चाहे वो क्या हो, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, जो भी है वो पहले आएगा। कब के लिए व्हेन होता है, कहाँ के लिए वेयर है, क्यों के लिए वाई है, कैसे के लिए हाउ, कौन के लिए हु, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। तो ये क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे तुम क्यों खुश हो तो वाई आर यू हैप्पी। देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तुम क्यों खुश नहीं हो तो वाई आर यू नॉट हैप्पी या वाई आरंट यू हैप्पी। ठीक है, तो ये हम रिवीजन कर रहे हैं, एक नजर डाल रहे हैं सब पे। अगर कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो हैंड रेज करके पूछ लीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, यानी अज्जाए कलाम क्या होता है, अल्फाज की किस्में, यानी अंग्रेजी जुबान में जितने भी अल्फाज पाए जाते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे इंग्लिश के वो किन किन तरह के हैं, तो वो ये 8 तरह के हो सकते हैं। ये जो 8 नाम दिए गए हैं ये 8 तरह के हो सकते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, अल्फाज की किस्में, काइंड्स ऑफ वर्ड्स या अक़साम अल्फाज। जी मुनीर आलम साहब बताइए। जैसे सर आर नॉट को अरेंट बोला जाता है, वाज नॉट को अरेंट, तो जैसे योर नॉट को सर क्या बोला जाएगा, वरंट पढ़ेंगे। जैसे आर नॉट को अरेंट वैसे वर नॉट को वरंट। वरंट वरंट योर नॉट वाई, योर नॉट कभी आएगा ही नहीं, योर नॉट कभी आएगा ही नहीं, कभी इस्तेमाल ही नहीं होगा योर नॉट। योर नॉट कैसे हो सकता है, योर के बाद में हमेशा एक नाउन होगा, योर बुक होगा, योर पेन होगा, योर ब्रदर होगा, जो भी होगा, योर फ्रेंड होगा, उसके बाद होगा योर फ्रेंड इज नॉट, योर ब्रदर इज नॉट, योर फ्रेंड्स आर नॉट। ठीक है, इज इट ओके मिस्टर मुनीर, प्लीज लोअर योर हैंड, प्लीज लो। इंटरेक्शन होगा। तो इसमें से आपने नाउन का इस्तेमाल तकरीबन हर सेंटेंस में किया है। नाउन का मतलब नाम होता है और इसका इस्तेमाल होता ही रहा है, हर जुमले के अंदर कोई ना कोई नाउन इस्तेमाल होता ही है। प्रोनाउन आपने अभी देखा ही ऊपर, जो आई वी यू ही शी इट दे जो है ये प्रोनाउंस हैं। एडजेक्टिव वो होते हैं जो सिफात बयान करते हैं, इसको भी आपने डिटेल में पढ़ा, इनकी 3 डिग्रीज भी पढ़ी है आपने, डिग्रीज यानी कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और अभी जो बाकी है जो पढ़ना वो है वर्ब और एडवर्ब। अभी तक वर्ब का यूज नहीं आया है, अब जो शुरू होगा वो वर्ब का यूज शुरू होगा। और जब वर्ब आएगा तो साथ में एडवर्ब भी आएगा, यानी फेल तो फेल की सिफत भी साथ में ही इस्तेमाल होगी। प्रेपोजिशन के बारे में आपने पढ़ा, कुछ प्रेपोजिशन याद किए और उनको इस्तेमाल कैसे करना है सेंटेंस में वो आपने पढ़ा। कंजंक्शंस कुछ इक्का दुक्का बीच में कभी कभी आए ही हैं, जैसे बट का इस्तेमाल या बिकॉज का यूज किया या देयरफॉर है, ये सब कंजंक्शन है दो सेंटेंसेस के बीच में जो आते हैं। और इंटरजेक्शन वही जो हाय, हेलो और थैंक्स, वेलकम, श्योर, ऑफ कोर्स, ये सब इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। इसके बाद में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। तो आर्टिकल्स में आपने क्या पढ़ा, 2 रूल्स इंपॉर्टेंट पढ़े। आर्टिकल क्या होता है, ए, एन और द, इन तीनों को आर्टिकल्स कहते हैं। अगर ये कहा जाए यहाँ पर आर्टिकल लगेगा तो इसका मतलब ए, एन या द तीनों में से कोई एक चीज लगेगी, तो इन तीनों के ग्रुप को आर्टिकल्स कहा जाता है। तो जो नाउन खास हो उससे पहले द का इस्तेमाल होता है। नाउन आम अगर हो तो हम ये देखेंगे कि वॉवेल साउंड से शुरू है तो उससे पहले एन लगेगा वरना ए लगेगा। तो खास और आम का इसमें आपको देखना होता है, नाउन खास है तो द लगेगा, नहीं खास है तो ए या एन लगेगा। फिर ए और एन में क्या फर्क है उसके लिए आपको यहाँ पर यह है कि अगर वॉवेल साउंड से होए तो एन होगा वरना ए होगा। और एक बात ये भी याद रखना है कि जो नाउन सिंगुलर और काउंटेबल हो उनसे पहले किसी न किसी आर्टिकल का लगाना जरूरी होता है। बगैर आर्टिकल के कोई नाउन नहीं हो सकता, अगर वो सिंगुलर है और काउंटेबल है तो। और अगर वो सिंगुलर नहीं है और अनकाउंटेबल है तो क्या होगा, तो ये होगा कि सिर्फ खास होने की सूरत में ही दा लगेगा, आम होने की सूरत में खाली रहेगा, कुछ नहीं लगेगा। वही बात आगे लिखी है कि प्लूरल और अनकाउंटेबल होने की सूरत में अगर खास है तो दा लगेगा वरना कुछ नहीं लगेगा। इसको आप इस चार्ट से समझ सकते हैं कि नाउन अगर खास है तो हर हालत में दा लगेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो। लेकिन अगर आम है तो सिर्फ एक हालत में ए एन का इस्तेमाल होगा और वो ये है कि वो सिंगुलर हो। अगर प्लूरल है तो कुछ नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल है तो कुछ नहीं लगेगा, खाली रहेगा। ये आर्टिकल की बात हो गई। इसके बाद अगला चैप्टर था पजेसिव फ्रेजेस यानी मुरक्कबे इजाफी।
जैसे आपको ट्रांसलेट करना है हामिद की किताब, तो आपने ये पढ़ा था कि इसको ट्रांसलेट करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके से का की के का तर्जुमा किया जाता है। पहला है अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल और दूसरा ऑफ का इस्तेमाल। तो अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे तो हामिद की किताब के लिए हो जाएगा हामिद बुक, यानी हामिद की जगह पर हामिद की के लिए अपॉस्ट्रोफी एस, यानी ये जो एस लगा है ये की मीनिंग देता है हामिद से, और बुक के लिए बुक हो गया हामिद बुक। और ये लेकिन अगर आप ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तरतीब पलट जाती है, यानी की के बाद जो आ रहा है वो पहले आता है और जो पहले आ रहा है वो बाद में आता है। तो हामिद की किताब के लिए क्या होगा, द बुक ऑफ हामिद। और आपको ये याद रखना है कि इजाफत के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल ज्यादा आम नहीं है। ये अपॉस्ट्रोफी एस जो होता है वो बहुत कम यूज होता है, और ये तभी किया जाता है जब फर्स्ट नाउन लिविंग हो। जब फर्स्ट नाउन लिविंग हो, जो पहला वाला नाउन है जिसको मुजाफिले कहते हैं अरबी में, वो लिविंग अगर हो, जानदार हो, तो वही तभी वहां पर हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो लिविंग नहीं है, वो गैर जानदार है, तो फिर एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ऑफ का करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो लिविंग चीजें हैं उनके लिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का ही इस्तेमाल करेंगे, ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। ऑफ हर जगह आएगा और ज्यादातर लोग ऑफ का ही इस्तेमाल करते हैं। उन्हें अपनी कन्वर्सेशन में ज्यादातर आपको जो मिलेगा वो ऑफ का ही यूज मिलेगा। तो आपको भी हर जगह ऑफ को ही प्रेफर करना चाहिए, हर जगह ऑफ का इस्तेमाल करिए और इसका इस्तेमाल कम करिए। दूसरे नंबर पे था कि दूसरा रूल ये है कि जुमले में पॉजेसिव फ्रेज पूरा मिलकर ही सब्जेक्ट होता है या पूरा मिलकर ही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मेरे दोस्त का भाई डॉक्टर है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त का भाई जो है ये पॉजेसिव फ्रेज है, तो ये पूरा एक साथ सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है। जैसे कि मेरे दोस्त का भाई, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें आप मेरा दोस्त सब्जेक्ट है और का भाई एक डॉक्टर ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये जो पॉजेसिव फ्रेज है यानी का और उससे पहले और बाद वाले दोनों नाउन, ये पूरा मिलकर सब्जेक्ट होंगे या मिलकर ऑब्जेक्ट होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है तो माय फ्रेंड्स ब्रदर इज अ डॉक्टर या द ब्रदर ऑफ माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर। एक चीज आपने और दरमियान में पढ़ी थी कि अपना अपनी अपने का तर्जुमा कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए आपने ये रूल समझा कि अपना जहां पर भी आपको बोलना है तो वो आप ये देखेंगे कि उसमें सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट आई है तो अपना के लिए माई होगा, जैसे आई एम द कैप्टन ऑफ माई टीम। अगर वी है तो आर होगा, वी आर द कैप्टन ऑफ आर टीम्स। यू है तो योर होगा, यू आर द कैप्टन ऑफ योर टीम, ही इज द कैप्टन ऑफ हिज टीम, यानी ही के साथ में हिज होगा, शी के साथ में हर होगा, दे के साथ में देयर है, इट के साथ में इट्स है। और अगर नाउन है तो नाउन देखेंगे कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। अगर मैस्कुलिन है यानी मर्द है तो हिज आएगा, अगर फेमिनिन है तो उसके लिए हर आएगा। और अगर प्लूरल है, चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, जैसे जैद एंड फातिमा, तो उसके लिए देयर आएगा। ये हो गई पॉजेसिव फ्रेज की बात। फिर अगला चैप्टर था प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, यानी कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो प्रेपोजिशन हमेशा अपने मजरूर से पहले आता है। मजरूर का मतलब वही उसका जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश में ही लिख दें क्योंकि मजरूर हो सकता है ना समझे। अपने ऑब्जेक्ट से, है ना, अपने ऑब्जेक्ट से पहले आता है। प्रेपोजिशन हमेशा अपने ऑब्जेक्ट से पहले आता है। और अगर ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, और अगर ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो वो प्रोनाउन अपनी ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ये रूल आपने पढ़ा ही था उसमें कि जब भी प्रेपोजिशन आएगा तो साथ में एक नाउन या प्रोनाउन होता है, उसी नाउन या प्रोनाउन को उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओपी भी कह सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, क्योंकि ये वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हर सेंटेंस में। इसका ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। तो अगर वो ओपी यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन अपनी ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे इसमें है मैं उसके साथ हूं तो आई एम विद हिम, तो यहाँ पर विद के बाद में जो प्रोनाउन आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, यानी विद हिज नहीं होगा या विद ही नहीं होगा बल्कि विद हिम होगा। और ये पहले वाला रूल की एग्जांपल ये है कि अगर आपको बोलना है टोपी मेज पर है तो द कैप इज ऑन द टेबल। मेज पर के लिए ऑन पहले होगा, टेबल बाद में होगा। और उसके बाद में द के बारे में आपने पढ़ा कि बाज औकात एक जुमले में वाज़ेह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो ऐसी हालत में देयर को डमी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस तरह के सेंटेंस हैं कि एक सवाल है तो इसको कहेंगे देयर इज अ स्टूडेंट, हमारे क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं तो देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। तो इस तरह के जुमलों में देयर का यूज किया जाएगा। सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ा था डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स।
जिसको हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं। ये यानी ये चैप्टर आपको बहुत सारी बुक्स में इस नाम से भी मिलेगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन करने की डिग्री। तो एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, 3 उनकी हालतें होती हैं। जैसे प्रोनाउन की 3 केसेस होती हैं, है ना, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, इसी तरह से एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होती हैं। और वो डिग्री क्या होती हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर लफ्ज है ओल्ड, इसका मतलब है पुराना, तो आप अगर इसमें इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो आप उसमें ER लगा देंगे, तो वो हो जाएगा ओल्डर, और इसकी मीनिंग होगी ज्यादा पुराना। और ओल्ड EST लगाएंगे, ओल्डेस्ट, तो उसका मतलब हो जाएगा सबसे ज्यादा पुराना। ठीक है, तो ये ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इसका मतलब है ये तीनों डिग्री हैं। और ओल्ड का तो नॉर्मल मतलब है ओल्डर, किसी से मुकाबले ही के लिए आएगा। और ओल्डेस्ट जो है ये अपनी सिफत में सबसे ज्यादा टॉप पर जब कहना हो तभी आएगा, ओल्डेस्ट सबसे पुराना। ब्रेव, अब ब्रेव में ई पहले से ही है, तो इसमें इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इसमें सिर्फ आर लगाया जाएगा, ब्रेवर। और सुपरलेटिव बनाने के लिए सिर्फ ST लगाया जाएगा, ब्रेवेस्ट। बिग, बड़ा, इसका कैसे बनाएंगे? इसमें सेकंड लास्ट लेटर वॉवेल है, तो इसके लास्ट लेटर G को डबल कर दिया जाएगा, बिगर, बिगेस्ट। हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, इसका मतलब खुश है, इसका हैप्पियर, हैप्पीएस्ट बनाना है आपको। लेकिन चूंकि लास्ट में Y है और Y से पहले एक वॉवेल कॉन्सोनेंट है, इसलिए Y को I से चेंज कर देंगे। और हैप्पियर की स्पेलिंग क्या होगी? HAPPIER, और हैप्पीएस्ट की स्पेलिंग HAPPIEST। तो ज्यादातर वर्ड्स तो ऐसे ही बनते हैं EREST लगाकर, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जहां पर मोर और मोस्ट लगाकर बनाया जाता है। जैसे डिफिकल्ट वर्ड है, तो डिफिकल्ट में अगर आप जो है EREST लगाकर बनाएंगे तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, डिफिकल्टर, डिफिकल्टेस्ट, तो ये बनाना मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ पर मोर और मोस्ट का इस्तेमाल होगा। ज्यादा मुश्किल के लिए मोर डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल के लिए मोस्ट डिफिकल्ट। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही अलग बने बनाए आते हैं। 4 वर्ड ऐसे आपने पढ़े हैं, जैसे गुड है, तो इसका कोई रूल नहीं है कि इसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बने या सुपरलेटिव कैसे बने, यानी ना तो EREST लगाकर बनेंगे, ना ही मोर मोस्ट लगाकर ये बनाए जाएंगे, बल्कि बना बनाया आता है, तो इनको याद करना होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। जैसे कि और भी 3 लफ्ज हैं, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। तो इनके बारे में रूल्स कुछ हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद लफ्ज से के लिए देन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको कहना है से ज्यादा पुराना, तो ओल्डर देन, और से ज्यादा बहादुर, तो ब्रेवर देन, बिगर देन, हैप्पियर देन, ये तो देन लगेगा। और दूसरी बात ये है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगाया जाता है। अच्छा, ये देन की एग्जांपल ये है कि सलमान इज टॉलर देन आमिर, सलमान आमिर से ज्यादा लंबा है, तो आप क्या कहेंगे? सलमान इज टॉलर देन आमिर। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगाया जाता है। जैसे आप ये कहें इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट। आप देखिए, रिचेस्ट से पहले द का इस्तेमाल हुआ है, द रिचेस्ट पर्सन। तो ये था रिवीजन, अब तक जो आपने पढ़ा है कंप्लीटेड, ये पूरा कंप्लीट हो गया, यानी अब तक आपने ये जो चीजें पढ़ी हैं उनका पूरा खुलासा हो गया। अब बताइए